देखो प्रियम्बल क्या था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ, ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ तो अब एक बात, अगर कोई बाहर के आदमी को, मान लो जैसे कोई फ्रांस का बंदा है, उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझना है, तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा? तुम बुक स्टोर जाते हो और बुक खरीदते हो तो पूरी बुक वहाँ पढ़ लेते हो? क्या पढ़ते हो? इंडेक्स, है ना? प्रियम्बल उसी इंडेक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? इंडेक्स का काम करेगा। अब देखो प्रियम्बल जो होगा, ये जो इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स को बोलते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों? उस टाइम पे एक बहुत मेन लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी, बताया था ना ये बात, अच्छे से बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 296 लोग थे। अब ये 296 लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे नहीं, चले गए ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? बी आर अम्बेडकर। इसलिए बी आर अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हुआ क्या, नेहरू जी ने बोला कि देखो ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार करता हूं मैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास कराया, यही आगे जाके क्या कहलाया? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में ही क्या होगा, दिया होगा? प्रियम्बल। समझ में आया? पक्का? देखो प्रियम्बल करेगा क्या। प्रियम्बल तुमको मोटा मोटा बता देगा कि इंडिया कैसा देश है, मैं भी डिटेल में समझाऊंगा। में एक पॉइंट लिखा है कि वी आर अ सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब होता है कि मुझ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। मतलब तुमको घर में कोई डिसीजन लेना है, तुम क्या अपना सारा डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले पाते हो? नहीं ले पाते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, कि तुम्हारे पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा, है ना? लेकिन एक टाइम लाइफ में आएगा जब यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। इंडिया कहता है हम एक सोवरेन कंट्री हैं। सोवरेन मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? लिखने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि देखो 1947 में ताज़ी ताज़ी क्या मिली थी? आज़ादी। मतलब इससे पहले तुम क्या थे? तो बताना ज़रूरी है ना, मैं गुलाम नहीं हूँ। मतलब इंडिया एक कैसा कंट्री है? सोवरेन। सोवरेन वर्ड हमेशा याद रखना, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। सोवरेन, ठीक। दूसरा वर्ड बोलता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या होता है? देखो मान लो एक जगह पे 10 लोग रहते हैं, 10 में से और एक बनता है 10 लाख, 9 लाख रुपए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो एक है जहाँ पे कितनी है? 10 लाख। ये बड़ा, ठीक। तो 9 लोगों ने एक एक लाख रुपए कमाया, एक आदमी ने कितना कमाया? 11 प्लस 9, नहीं समझ में आया? अब यहाँ इनक्वालिटी आएगी, असमानता आएगी। अरे एक आदमी 11 कमा रहा है और मान लो एक आदमी एक रुपए कमा रहा है, ठीक। कुछ कंट्रीज इस चीज को प्रमोट करती हैं। किसको प्रमोट करती हैं? वो ये कहती हैं कि तुम आप सब लोगों में बराबर पैसा बांट दो। मान लो मोदी जी सबसे बराबर पैसा ले और देश में सबको बराबर बांट दें। इनकी थ्योरी ये कहती है 5 साल बाद अपने आप वापस कंडीशन वैसी हो जाएगी।
समझ में आ रहा है? तो ये कहते हैं हार्डवर्क को प्रमोट करो और इनइक्वालिटी से टेंशन मत लो, और यही टाइप की इकोनॉमी कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो पूंजी पे फोकस करेगी। उसको फ़र्क नहीं है कि तुमको सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, वो बस ये देखती है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा हार्डवर्किंग हो, वो ज़्यादा पैसे कमा लेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक। अब कुछ कंट्रीज कम्युनिस्ट होती हैं। कम्युनिस्ट ये बोलता है कि 20 लाख टोटल, वही 9 लोगों को 1-1 लाख, एक आदमी को 11 लाख, तो वो सरकार, और क्या करेगी 10 लोगों में। इस पैटर्न पे चलता था। एक देश हुआ करता था जिसका नाम है यूएसएसआर, रशिया से पहले सोवियत यूनियन। समझो बात को। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। डरना नहीं अभी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में, अब वॉर है तो 2 पार्टी होगी। एक तरफ था ब्रिटेन, एक तरफ था फ्रांस। इनको, इनके साथ आ गया यूएस, और इनके साथ आ गया यूएसएसआर। जो आज रशिया देख रहे हो वो पहले यूएसएसआर था। सुनते तो हम भी बताता हूँ। यूएसएसआर 15 कंट्रियों में टूटा। कब? 1991 में। कितने कंट्रीज में टूटा? 15। जो सबसे बड़ा हिस्सा टूट के निकला वो क्या कहलाया? अभी समझते जाना। एक साइड ये लोग थे वर्सेस जर्मनी, इटली, जापान। ये एक साइड लड़ रहे थे। वॉर हुआ, 6 साल युद्ध चला, ठीक। जब 6 साल युद्ध चला तो एक आदमी जीतेगा। जीत के कौन आया? ये लोग। अब देखो, जीत के जब ये, तो हार किसकी हुई? ये वीक हो गया, ये वीक हो, ये वीक हो गया। बचे कौन? ये 4 लोग जीते। अब तुम एक बात बताओ, 1945 से पहले वर्ल्ड की सुपर पावर ये 2 कंट्रीज कहलाती थी। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 ग्रुप लड़ेंगे और जो ग्रुप का नेता, अगर मैं इसको 4 मारूंगा तो ये भी तो मुझे 2 मारेगा। हर जगह साउथ इंडिया का मूवी थोड़ी चलेगा, कहीं पे भी प्रैक्टिकली लगा के देख लो। अगर आज तुम ग्रेट खली से भिड़ जाओ मान लो, तो कुचल देगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पता है 1 घंटे बाद मारने आ रहा है, तो ना कुछ करके करके उसका एक हाथ एक पैर तो उड़ा ही दोगे। ये तो होता ही है वॉर में। कभी ऐसा तो होगा नहीं 100-0, चाहे कोई हो, कुछ तो डैमेज कर, ठीक। अब देखो तो, अच्छा दूसरी बात, जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था वो हो कहां पे रहा था? यूरोप में। अब एक बात दूसरी बताओ, जिसके घर के अंदर लड़ाई होगी, भले ही वो जीत जाए, नुकसान तो उसका भी होगा। उसके घर में भी यूरोप में लड़ाई हो रही थी, तो जापान तो यहाँ मारा गया, इटली से मारा गया, जर्मनी मारा गया, यूएसएसआर बीच में आता है। आधा यूएसएसआर यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। मैंने एक क्लास में बताया था कि एक यूराल नाम का माउंटेन है जो डिवाइड करता है। उराल नाम का एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला समझते हो? ऐसे करके पहाड़ है, माउंटेन। पहाड़ के इस पार एशिया कहाँ पे? यूरोप में। पहाड़ के इस पार कहाँ है? एशिया में। अब यूएसएसआर भी बच गया, मतलब लड़ाई किया पर उसकी ज़मीन पर लड़ाई नहीं हुई। हिस्ट्री समझ में आएगा, यहीं पे रोक दिया था। हुआ क्या था, हिटलर ने दोनों साइड मोर्चा खोल दिया। जर्मनी ने ब्रिटेन पे भी मोर्चा खोल दिया, फ्रांस पे भी मोर्चा खोल दिया। और एम्बिशियस इतना ज़्यादा था, उसने बोला था इन पे भी मोर्चा खोल दो। जब मोर्चा खोला तो ये खदेड़ा इनको, यूएसएसआर को खदेड़ा।
छेड़ा भी जर्मनी ने, लेकिन हुआ क्या, पड़ती है गजब की ठंड, तो ये पीछे जाते गए, पीछे जाते गए, पर इन्हें पता था क्या आने वाली है, ठंडी, विंटर इज कमिंग। अब जब विंटर आई तो बर्फ पड़ने लगी इधर। अब इधर से जो सामान जर्मनी के पास गोली बारूद खाना पीना सप्लाई हो रहा था वो बंद हो गया। अब कितने दिन से वो तो उसका खाना पानी बंद कर, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। देखो बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी पे होती है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। अब मान लो ये यूएसएसआर थोड़ा बच गया, और इधर देखो कौन और लड़ रहा था, यूएस, इसकी भी जमीन पर लड़ाई नहीं हुई, तो दो पावर उभर के आई, कौन, दो पावर उभर के आई वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। अब जब दो पावर्स उभर के आएंगी मतलब दोनों की आइडियोलॉजी अलग होगी, तभी तो दो पावर हैं, तभी दो पोल हैं। पोल मतलब दो कोने। ये कहता था कैपिटलिज्म लाओ। अब देखो इसके पीछे भी ये यूजुअली तुमको कोई बताएगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा लोगों को पता नहीं, मैंने भी कहीं से पढ़ाई है, बट इतना डेप्थ में लोग पढ़ते नहीं। देखो आइडियोलॉजी क्या थी, तुमको लोग बोल देंगे एक ये था कैपिटलिस्ट, ये था कम्युनिस्ट। हिंदी में पढ़ोगे तो इसको बोल देगा साम्यवाद और इसको बोल देगा पूंजीवाद। अब इसके पीछे देखो साइकी क्या थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो नुकसान कहां हुआ, पूरे यूरोप में। अब अगर मेरे घर में झगड़ा होगा और मेरे घर में तोड़फोड़ होगी तो मुझे वापस उबरने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, अपना घर। तो जब यूरोप में लड़ाई हुई तो फिर झगड़ा कहाँ होता था, शहरों में झगड़ा होता था, तो बर्बाद कौन होता था, शहर बर्बाद होते थे, है ना। अब जब वॉर खत्म हो जाएगी तो शहरों को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, मनी। अब मनी कहीं से लेके आओगे, मनी कहाँ से लेके आओगे, बैंक। इस नोटिस 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में दो बैंक और एक आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कभी कभी तुम नाम सुनते रहते हो कि पाकिस्तान पहुंचा आईएमएफ के पास। डरो नहीं, ये मत सोचो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, अब आ जाएगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी क्लास में बैठे हो, आगे भी लाइफ में जब एक बार समझोगे कि वर्ल्ड बैंक नाम की कोई चीज़ होती है तभी तो आगे सोचोगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है। कभी से तो शुरू करना ही था, टेंशन मत लो। वर्ल्ड में दो बड़े बैंक हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब लोन ही बांटना था तो एक ही बैंक बना देते। उन्होंने दो चीज़ें की। उन्होंने कहा अगर तुमको कोई डेवलपमेंट का काम करना है, कोई नई चीज़ बनानी है, नई चीज़ बना के पैसा देती है, रिटर्न देती है, और उसके लिए पैसा चाहिए तो किससे लेके आओ, वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में। याद कैसे, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, डब्ल्यू फॉर वॉशिंगटन। दूसरा बैंक क्या बनाया, आईएमएफ। अब आईएमएफ देखो क्या करेगा, तुमने मुझसे कर्जा लिया, तुम कर्जा पाट नहीं पाए। अब कर्जा दो चीज़ों के लिए आदमी लेगा, या तो कोई नई चीज़ बनाने के लिए कर्जा लेते हो या पुराना कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेते हो। यही तो होता है कर्जा। कर्जा कब लेता आदमी, डेट कब लेगा आदमी, तुम बताओ वहाँ। ज़रूरी थोड़ी कोई नई चीज़ बनाने के लिए भी तो कर्जा लिया जाता है। अरे नहीं, लोन तो वो भी हो गया। तुम मेरे से बोलते हो कि भैया कि मैं एक नया एक स्टार्टअप बनाऊंगा, तो मैं खुश होऊंगा अगर मैं पैसा बांटने वाला होगा, मुझे लगेगा कमाएगा देगा। अब तुम मुझसे बोलते हो कि भैया मैं कर्जे में हूँ 10 लाख की, मुझे कर्जा चुकाने के लिए कर्जा चाहिए, तो मैं तुम पर शर्तें कठोर करूंगा ना। समझ रहे हो दोनों में अंतर। आईएमएफ, ये लोगों को सही पता नहीं होता। वर्ल्ड बैंक से अगर कोई लोन ला रहा है तो समझ जाओ किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए ला रहा है, कुछ नया बिल्ड करेगा वो कंट्री। और आईएमएफ से लोन ला रहा है मतलब कर्जा चुकाने के लिए ला रहा है। इसलिए तुम देखो पाकिस्तान किसके पास जाता रहता है, आईएमएफ। समझ में आया, पक्का। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा बोला गया ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड्स
ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब समझ में आ रहा है? एक मिनट, ये दो बैंक क्यों खुले? आते हैं, ये दो बैंक क्यों खुले, समझ में आ रहा है? पक्का? अब ये बताओ, लोन चाहिए किसको था जहाँ पे लॉस हुआ था? यूरोप की कंट्रीज में झगड़ा हुआ था। अब ये बैंकों का संरक्षण कौन कर रहा था? ये इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका न्यूयॉर्क में, उसका वॉशिंगटन में, मतलब तो अधिकतर इसमें संरक्षण किसका होगा? यूएसए का। अरे मेरे भाई, हम तुम सबके लिए बैंक खोलें और मेरे घर में उस बैंक का हेडक्वार्टर हो, मतलब मेरी हिस्सेदारी पक्का ज़्यादा होगी, है ना? अब देखो होता क्या था, यूएसएसआर कहता था कि ये जो लाए हो गरीब देशों से यूएसएसआर कहता था कि ये जो तुम अमेरिका के बैंकों से पैसा लाए हो ना डेवलपमेंट के लिए, मत दो, वापस मत दो, वापस मत दो। क्यों? क्योंकि ये क्या किया गया है, गरीब को चूस के बनाया गया है। कैसे बनाया गया? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सारी चीज़ें बड़े लेवल पे मत सोचो, होगी तो वो छोटे लेवल पे भी। अब इसको एक गांव समझो, एक किसान, ये गरीब देश जो लोन ला रहे हैं उनको किसान समझो, और अमेरिका को एक क्या समझो, मनी लेंडर, महाजन। महाजन क्या करता है? मनी लेंडर क्या करता है? पैसा देता है, चुका नहीं पाते हो तो पट्टे मारता है, कोड़े मारता है ना? यही तो कहते हैं। तभी तुमने एक वर्ड सुना होगा, लाल सलाम, कहीं कहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, लाल सलाम। पार्टी का झंडा किस कलर का है? रेड कलर का, और उसमें एक हंसिया बनी हुई है, सिकल बनी हुई है, बनी हुई है, फार्मर, हथौड़ी, लेबर, लेबर और किसान, इन्हीं का है महाजन। यही तो है। और पुराने ज़माने में जो महाजन होता था वो अपना हिसाब किताब एक लाल कलर की किताब में रखता था। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, मुंशी लाल कलर की किताब लेके घूमते हैं, अमरीश पुरी के भाई खाता, उस भाई खाता में ही तो लिखा रहता था। तो जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, जो किसानों को और फार्मर्स को जोड़ना चाहते थे, वो क्या कहते थे कि तुम्हारा जो दुख है वो कहाँ है? इस लाल किताब के अंदर। तो इस किताब को जला दो। जलाओगे कैसे? मार के महाजन को, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? भीड़, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, पर लोग कहते, अब यूएसएसआर इसी रास्ते पे गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? ये जो आदमी सबसे पैसा लेके सबको बराबर बांटने का वादा कर रहा है, क्या गारंटी है ये खुद करप्ट नहीं होगा? अगर हम इसमें इसको फॉलो कर लें, कम्युनिज्म को, सुनने में तो बहुत अच्छा है, पेपर पे बहुत अच्छा है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना मुश्किल है। अब तुम बोलोगे नहीं सर इम्प्लीमेंटेशन तो आसान है। ये तभी तक आसान है जब तुम गरीब हो, जिस दिन तुम अमीर हो उस दिन कोई नहीं समझ आएगा। अच्छा, दूसरा, इसमें डेवलपमेंट भी नहीं होता। मान लो मैं दिन में 16 घंटे काम करने का दम रखूं, है ना, और मैं 16 घंटे काम करके साल भर में 80 लाख रुपए कमाऊं, और फिर सरकार आके मुझसे वो 80 लाख में से 70 लाख ले ले और कह दे मैं गरीबों में बांटूंगी, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? हाँ, कि मैं कंट्री छोड़ूंगा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। क्यों? मेरे अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा ना काम करने का। जब अभी मान लो तुम सब लोग काम करने निकलो बाहर, और शाम को तुम लोगों के सारे पैसे कलेक्ट करके सब में बराबर बांट दिए जाए, तो तुम दिन भर क्या सोचोगे? हटाओ यार, शाम को तो बराबर ही मिलना है। कम्युनिज्म कहता है तुम्हारी प्राइवेट लैंड नहीं होगी, सब सरकार के कंट्रोल में होगा, कोई प्राइवेट फैक्ट्री नहीं लगाएगा, सब गवर्नमेंट करेगी कंट्रोल। तो यूएसएसआर इस रास्ते पे गया। अब इसको कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को समझना तो ऐसे समझ लो
यूएसए है गांव का महाजन, और गरीब देश जो लोन ले रहे थे वो हैं किसान, और कम्युनिस्ट वो शरारती आदमी जो कह रहा है मत दो लोन। अब जब बैंक खोले गए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो अमेरिका ने दबा के लोन बांटा। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट कंट्रीज छोटे कंट्रीज को कहती थी मत दो लोन। तो जो धड़ा यूएसएसआर को फॉलो किया, एक धड़े ने किसको फॉलो किया? कुछ कंट्रीज ने इनको फॉलो किया, ये कम्युनिस्ट कंट्री कहलाए, जैसे क्यूबा। फिर कुछ कंट्री यूएसए को फॉलो किया। समझ में आ रहा है? जो कहते थे नहीं भाई इसने पैसा दिया, अब चाहे जितना ब्याज दो तुम वापस दो, इसमें सही गलत कुछ नहीं है। तुम डाल दो अच्छा लगने लगेगा, इधर डाल दूंगा तो ये अच्छा है। जब तक किसान रहोगे कम्युनिज्म कम्युनिज्म बोलोगे, जिस दिन तुम महाजन होगे उस दिन कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म बोलने लगोगे। ये नियम है, नियम है ये, कभी भी इंप्लीमेंट करके देख लेना। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली। आदमी अच्छी अच्छी बातें तभी तक करता है तो उसे पावर नहीं होती। अब कुछ लोग ये फॉलो किए, कुछ लोग ये फॉलो किए। जिन्होंने इनको फॉलो किया वो कहलाए कैपिटलिस्ट, और जिन्होंने इनको किया वो कहलाए कम्युनिस्ट। इंडिया ने ना इनका साथ दिया, इंडिया ने ना इनका साथ दिया, क्योंकि इंडिया कहता था हम नए ताजा ताजा आजाद हुए हैं, अभी हम एक आदमी के फिर पीछे पड़ जाएं तो काहे की आज़ादी। मैंने पहली चीज़ बोली थी, इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। हम अपने फैसले खुद लेंगे, ना तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम्हारी बात मानेंगे। यही जो दोनों के बीच में युद्ध था ये चलता रहा 1945 से 1990 तक। वॉर कब तक चलती है? जब तक एक की कमर ना तोड़ दी जाए। कमर किसकी? इसलिए तो 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। तोड़ा किसने? अरे इसने भाई, रशिया क्यों तोड़ेगा? यूएसए ने। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि कम्युनिस्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? सेकेंड ईयर, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? कैपिटलिज्म। आ गई हवा, नहीं आ रही थी। चलो, क्या कह रहा था? यूएसए कैपिटलिज्म फॉलो करेगा और यूएसएसआर कम्युनिज्म। अब देखो यहाँ पे कहानी आएगी। इंडिया बोलेगा कि ना तो मैं कम्युनिस्ट हूँ ना तो मैं कैपिटलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं सोवरेन हूँ, तो मैं अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड करूँगा। ठीक है, सोवरेन। सोवरेन को हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। संप्रभु, जिसके ऊपर कोई प्रभु ना हो, वही तो है संप्रभु। सारे प्रभुओं में संविधान, सारे विधानों का सबसे ऊपर विधान संविधान। ठीक। अब देखो वो बोलेगा ना तो मैं यूएसएसआर के साइड हूँ, यूएसए के साइड हूँ, और उसी पॉलिसी को इंडिया नाम देगा नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुट। ना मैं तुम्हारे गुट में हूँ ना मैं तुम्हारे गुट में हूँ। अब देखो इस चीज़ को याद हमेशा कैसे रखोगे? कैपिटलिस्ट कंट्री बोलती है हमेशा द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मतलब इसका कोई मतलब बता दो। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम ही नहीं है कि वो कोई बिजनेस करे। सरकार का बिजनेस ही नहीं है बिजनेस करना। मतलब तुम
गवर्नमेंट हो तो भाई तुम घड़ी क्यों बना रहे हो? अब तुम बोलो घड़ी कहाँ बनाते हैं सर? पापा से पूछना, एक HMT नाम की घड़ी आती थी, सरकारी कंपनी घड़ी क्यों बना रही है? गवर्नमेंट ब्रेड क्यों बना रही है? 90 से पहले देखो, एम्बेसडर गाड़ी, हिंदुस्तान मोटर्स, सरकार गाड़ी क्यों बना रही है? कैपिटलिज्म ये कहता है, कैपिटलिज्म कहता है सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सरकार का काम है सरकार चलाना, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं आएगी। क्यों ही एफिशिएंसी आएगी? जब तुमको पता है तुमको 1 लाख रुपया पगार मिल जानी है तो तुम क्यों तेज काम करोगे? सरकारी सिस्टम। पर प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में नौकरी से निकाल दिए जाओगे। वो तो प्रॉफिट पे काम करेगा, वो 1 लाख तब देगा जब तुम इसे 2 लाख कमा के दोगे। कम्युनिज्म कहेगा कि नहीं, सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होंगी? ऑल फैक्ट्रीज अंडर कंट्रोल ऑफ। अब इंडिया में तुम बताओ क्या दिखता है तुमको? मिक्स दिखता है। कैसे मिक्स दिखता है? इंडिया में रिलायंस है प्राइवेट, अडानी प्राइवेट, बिरला, टाटा सब प्राइवेट, लेकिन यहाँ आओ, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और बताओ रेलवे। रेलवे अब देखो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एक ट्रेन तेजस की है, लेकिन बाकी रेलवे क्या है? गवर्नमेंट। जहां जहां सरकार को पता है गरीब आदमी को आज भी आवश्यकता है, वो चीज आज भी हिंदुस्तान में सरकारी है। स्कूल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। हॉस्पिटल मेदांता भी है, राम मनोहर लोहिया भी है, एम्स भी है, मैक्स भी है। तो तुम देखो इंडिया में दोनों मिल रहा है, मतलब इंडिया कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जब मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार गरीब का भला भी सोचे, उसी को क्या कहते हैं? सोशलिस्ट। हिंदुस्तान कैसा देश है? एक सोशलिस्ट देश है। मैंने 2 वर्ड बताए, इंडिया इज अ सोवरन कंट्री, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। बताए 2 वर्ड, सोवरेन, सोशलिस्ट। तीसरा वर्ड सेक्युलर। इंडिया एक सेक्युलर देश है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। अब एक बात बताओ, ये भी देखो तुमको कोई सही से नहीं बता रहा, 2 तरीके के सेक्युलरिज्म होते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये समझो, सेक्युलरिज्म का मतलब है, वी का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था वॉल्टेयर नाम के आदमी ने। वॉल्टेयर, अरे नाम था, है ना? वॉल्टेयर नाम का एक आदमी था, उसने क्या बोला था कि देश सेक्युलर होने चाहिए। देश सेक्युलर होने चाहिए मतलब राजा, राजा मतलब सरकार, मतलब गवर्नमेंट का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसीलिए तुम देखो, ये मत बोलना सर एंटी बीजेपी है, फलाना है और ये वो, मैं तुमको सिखा रहा हूँ अंदर क्या वोट तो मैं भी दे के आता हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर तुम्हारी सोच। मैं तुम पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, तुम समझो सब मुझसे, लेकिन सोच अपनी खुद विकसित करो। अब देखो, ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि रिलीजन और गवर्नमेंट शुड नॉट गो हैंड इन हैंड। धर्म देश नहीं चलाना चाहिए और देश धर्म से नहीं चलना चाहिए। देखो इंडिया में जो बड़े 2 महान रूलर हुए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया पे रूल किया, इंडिया मतलब इंडिया के सबसे बड़े भूगोल पे, सबसे बड़े लैंड पे काम किया, एक अकबर और एक अशोक। इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बुद्धिस्ट हिंदू थे फिर बुद्धिस्ट हो गए, ये मुस्लिम थे, तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। दोनों का क्या पॉलिसी था? ये कहता था धम्मा, और इनका एक तुमने सुना होगा रिलीजन था दीन इलाही शायद, हाँ दीन इलाही। दोनों क्या कहते थे? सेक्युलरिज्म, भगवान एक है। क्यों? जब तुम्हारे पास डाइवर्स प्रजा होगी, अलग अलग तरीके का आदमी रहता होगा,
तो अच्छे से तुम रूल तभी कर पाओगे जब तुम सेक्युलर होगे। रिलीजन में किसी को इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अशोका का धम्मा भी यही कहता था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। वो कहता था सब लोग पीसफुली रहो, क्योंकि वोल्टेयर का एक रूल है। वोल्टेयर वोल्टेयर तो ये 1700 में बोल के गए हैं, इंडिया में तो अशोका कब करके चले गए। ये नीति है। अब तुम कैसे चलो वो बात नहीं। इसलिए तुम देखो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म और राजनीति को मत मिलाओ। छोटे टर्म में तो फायदा मिल जाएगा। पाकिस्तान ने क्या किया, अपना देश बनाया और किस ग्राउंड पे बना दिया, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। गलत सही बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे तुमने बना दिया। ये तो वैसा ही हो गया कि तुमने दोस्त सिर्फ धर्म देख के बना लिया। तो पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, कहाँ कर पाया प्रोग्रेस। कौन, उनके पास तो ऑयल है, टेक्नोलॉजी में कहाँ सक्सेसफुल है। तेल ना हो तो कहाँ सक्सेसफुल है। मैं तुमको ये थोड़ी बता रहा हूँ कि कोई रिलीजन में है इस वजह से, ये तुम्हें सिर्फ पॉलिसी बता रहा हूँ। राजा का कोई धर्म नहीं होता। अब राजनीति करने के लिए धर्म यूज कर लिया, बात अलग है। राजा और राजनीति अलग चीजें होती हैं। राजा का कभी धर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम देखो यूजुअली जितने लोग अच्छे प्रोफेशनल होते हैं उनका कोई वो किसी रिलीजन से काम नहीं करते। वो देखते हैं कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए। वोल्टेयर कहेगा, वोल्टेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, डरो मत। बस वोल्टेयर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्ष, मैं किसी धर्म के साइड नहीं हूँ। अब ये समझ में आ गया मैं किसी धर्म के साइड नहीं हूँ। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहे हो, क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव। देखो एक चीज हो गई, बताओ बताओ बताओ। अरे देखो पढ़ तो बहुत बुक से लोगे, मैं तुमको वो पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हारी बुद्धि खुलती चली जाए। ठीक है, और बताओ नेगेटिव क्यों। सेकुलरिज्म फॉलो करने से दंगा फसाद कभी होगा ही नहीं। अब देखो दो चीजें हैं, समझो बात को। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, रिलीजन और स्टेट को कभी भी एक दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए, यही क्या कहलाएगा। पर एक बात बताओ, मैं इसमें जोड़ने की बात कर रहा हूँ कि तोड़ने की। तोड़ने की, तो ये नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं हो गया। सेकुलरिज्म है अच्छी चीज़, पर मैं दोनों को तोड़ रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग देखो। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या कहेगा, एक हो गया आई एम इक्वी, आई हैव डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। स्टेट ने एक दूरी बना रखी धर्म से, यह है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन। डरो मत, समझो इस चीज को। स्टेट कहता है कि मैं किसी धर्म से दूर नहीं हूं, ये पॉजिटिव है। मैं किसी धर्म से दूर नहीं हूं, बस मैं सारे धर्मों से बराबर दूर हूं। समझो मतलब। सेक्युलरिज्म कहेगा कि फेस्टिवल पे छुट्टी मत दो, क्योंकि वो कहता है धर्म से स्टेट का क्या लेना देना। समझ रहे हो, नहीं समझे। जो नॉर्मल सेक्युलरिज्म है वो क्या कह रहा है कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो ना वो क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करेगा, ना हिंदुइज्म, ना इस्लाम, ना बुद्धिस्ट, कुछ नहीं। वो कहेगा काम अलग धर्म अलग। ये है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। अभी समझोगे नेगेटिव क्यों हो रहा है ये। अब मैं क्या कह रहा हूं, वो कहेगा मैं धर्म से दूर नहीं हूं, मैं सब धर्मों से बराबर दूर हूं। मतलब मैं हिंदू को जितना ट्रीट करूंगा उतना ही मुस्लिम को भी ट्रीट करूंगा। अगर मैं अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी दूंगा तो मैं हज के लिए भी सब्सिडी दूंगा। अगर मैं बुद्ध पूर्णिमा पे छुट्टी करूंगा तो मैं गुरु नानक जयंती पे भी छुट्टी करूंगा। वो धर्म को तोड़ना नहीं चाह रहा है, बस वो सब धर्मों से बराबर दूरी रखना चाह रहा है। ये बायस नहीं फील होना चाहिए कि तुम हिंदुइज्म के ज्यादा क्लोज हो।
तुम्हारे लिए जैसा हिंदुइज्म वैसा इस्लाम, वैसी क्रिश्चियनिटी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर हमने ये क्यों अपनाया वो क्यों नहीं। देखो इंडिया एक ऐसा देश है ना, कल्चर भी एक चीज़ होती है। इंडिया का आदमी बहुत रिलीजियस होता है, और बात इसमें हिंदू मुस्लिम सिख की है ही नहीं। इंडिया का जो कोर नेचर है इंडियन आदमी का, वो रिलीजन से बहुत अटैचमेंट रखता है। तो हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया। हमने ये बोला वी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल, हम सबसे बराबरी दूरी रखेंगे। अब सबसे बराबरी दूरी रखेंगे तो हो सकता है सबको पास रखें, दूरी तो कितनी भी हो सकती है ना, कोई दूरी रखी ही नहीं। बस हम उस डिस्टेंस में अंतर नहीं करेंगे। अगर हम हिंदू से इतना दूर हैं तो हम इस्लाम से भी इतना ही दूर हैं, हम क्रिश्चियन से भी इतना ही दूर हैं, हम सिख से भी इतना ही दूर हैं। तो हम सबको सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया में तुम देखो सब सेलिब्रेट होता है कि नहीं? सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर अगर मुस्लिम टोपी लगाना चाहे तो लगा ले, सिख पगड़ी बांधना चाहे तो बांध ले। अब सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है धर्म और सरकार को मत मिलाओ। तो इस लॉजिक से तो जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे सरदार जी जो है वो पगड़ी पहन के नहीं जाने चाहिए, इससे तुम्हारा धर्म दिखता है। पर इंडिया में तो पगड़ी अलाउड है, क्योंकि हम कैसा सेक्युलरिज्म है। समझ में आ रहा है अंतर? दोनों धर्म से दूरी बना रहे हैं, पर ये धर्म को अपने से काट नहीं रहा है। इंडिया में तुम देखो कृपान रखना अलाउड है, इंडिया में कोई वेपन रखना अलाउड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन सिख लोगों को छोटी सी कृपान रखना अलाउड होती है, क्यों? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। हेलमेट सबको पहनना है, लेकिन सिखों को नहीं पहनना। अगर हम हार्ड से सोचते होते तब तो सिख जी से कहते कि नहीं भैया हेलमेट तो पहनना पड़ेगा, हमसे क्या मतलब, हम सेक्युलर हैं। हम लोगों को सेक्युलर का मतलब क्या समझाया जाता है? वो वाला सेक्युलरिज्म। अच्छा सेक्युलरिज्म कौन सा है? ये सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, सबकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करता है। बस इससे प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, यूरोप, फ्रांस जैसे ब्रिटेन, ये कैसे कंट्रीज़ हैं? नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म देश और धर्म का कोई मतलब नहीं है भाई। यहीं से क्वेश्चन आएगा। तुम हाँ, तुम कितनी भी बुक पढ़ लो, तुम यूट्यूब पे भी 50 जगह पढ़ लोगे, अल्टीमेटली तो तुमको रिजल्ट निकालना है। तुमको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे वो तुमको पढ़ा के निकल जाएगा व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, बस बात खत्म। इसलिए ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मैं तुमको हवाबाजी करने के लिए थोड़ी सा पढ़ा रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है पॉजिटिव नेगेटिव बताने की? क्योंकि यही सब फंसोगे। नॉर्मल सेक्युलरिज्म तो तुम यूट्यूब से भी पढ़ लोगे, किसी भी किताब से पढ़ लोगे, किसी भी आम आदमी से पूछ लोगे, कह देगा सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, कि धर्म और राजनीति को मत मिलाओ। पर तुम्हारे दिमाग में फिर सवाल क्या आना चाहिए, धर्म और राजनीति को नहीं मिलाना अगर, सरकार और राजनीति को नहीं मिलाना अगर, तो सर ये बताओ जो सिख जो हैं सरदार जी, तो सरदार जी बिना हेलमेट के कैसे घूम लेते हैं? उनको कुछ फ्रीडम दिया गया है, वो अभी हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। अब देखो पहली चीज़ समझ में आई, इंडिया इज सोवरेन, इंडिया इज सेकुलर, इंडिया इज सोशलिस्ट। चौथा पॉइंट, इंडिया इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब सब समझते हैं, एवरीवन हैज अ राइट टू वोट हु इज 18 प्लस। अब ये कहीं लिखा होगा, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, राइट टू वोट कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैंने कब बोला फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मतलब को कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ अधिकार है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। समझ में आया? पक्का? नहीं?
बताओ बताओ। हाँ, समझ में आ रहा है? चलें आगे। डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आया? इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब बता दो कोई। अरे गणराज तो होता है, लेकिन गणराज का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती पढ़ाई और एक होता है एप्लीकेशन। कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हाई फाई डिग्री नहीं होती है, पर लाइफ में बहुत अच्छा कर लेते हैं। कंसेप्ट समझते हैं वो लोग। तुम एक से एक जाके देख लो, उनकी लॉ पूरी कंप्लीट होगी, लेकिन तुम उनसे छोटी छोटी चीज़ों के मतलब पूछोगे, नहीं समझा पाएंगे। तुम पूछना आज किसी किसी लॉयर को पकड़ के पूछना कि सर ये बताओ, सेक्युलरिज्म है अगर देश में, तो सरदार जी बिना हेलमेट के कैसे चलते हैं? तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म नेगेटिव सेक्युलरिज्म समझेगा ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर कर लो, डिग्री तो मिल जाती है यार ऐसे भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं निकालना ज़रूरी है, होशियार रहोगे तो कुछ कर लोगे, और तो डिग्री की। हाँ, हम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल हैं। वर्डों का मतलब समझो। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल मतलब सबसे बराबर की दूरी है। अब कितनी दूरी है पता नहीं, को बगल में बाहों में ही हो। समझ में आ रहा है? रिपब्लिक का मतलब बताओ। याद करके क्या करोगे यार, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल इन्फॉर्मेशन होना बड़ी बात नहीं है। तुम बोलोगे कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आजकल इन्फॉर्मेशन होना कौन सी बड़ी बात है? सबके हाथ में गूगल है। तुम पूरा रट लो प्रियम्बल, उसका क्या किया करोगे? क्या कीजिएगा बताओ? तुम रटोगे, वो आके मोबाइल में खोल लेगा प्रियम्बल। फ़ायदा तो उसका है जिसको समझ है। नहीं तो तुम बताओ, आजकल कोई इन्फॉर्मेशन की कमी है? तुम अभी यूट्यूब पे डालो प्रियम्बल ऑफ इंडिया, तुमको 100 वीडियो मिल जाएगा। हम तो खुल के बोलते हैं, कोई ऑफलाइन का टीचर ये सब बोलता ही नहीं है। कौन बोलता है? वो सोचता है हम खुद ही पढ़ा रहे हैं, तो हम यूट्यूब यूट्यूब क्यों प्रमोट करें? कोई भी पढ़ा देगा। इस तरीके से कम लोग पढ़ाएंगे, उतना सेंस नहीं उन लोगों को है मतलब, लेकिन वो फुल टाइम टीचर है। रिपब्लिक का मतलब बताओ। और प्रियम्बल याद है, इसका क्या करोगे भाई? सबको याद प्रियम्बल याद है, डायरी में ले लेंगे, कॉपी में ले लेंगे। मज़ा तो है तुमको जब रिपब्लिक का मतलब समझ में आता हो। क्या है रिपब्लिक का मतलब? ग्रुप ऑफ स्टेट्स, वो तो फेडरेशन होगा। देखो रिपब्लिक क्या होता है, दो होते हैं, एक होती है सरकार और एक होती है कंट्री। क्या सरकार और कंट्री एक चीज़ है? कंट्री हमेशा रहेगी, सरकार बदलती रहती है। समझ में आया तक? एक आदमी होता है सरकार का हेड, हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक होता है देश का हेड, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट मतलब द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब दो टाइप की पॉलिटी होती है, डरना नहीं एकदम। दो तरीके की सरकार होती है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में अंतर क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी होगी, जिस भी देश में होगी, वहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही आदमी होगा। जैसे यूएसए, रशिया, देश का हेड एक ही आदमी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का हेड इज नॉट इक्वल टू कंट्री का हेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, दोनों किसके गुलाम थे? ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री। वहाँ देखो प्राइम मिनिस्टर और क्वीन होता है।
अब देखो समझते जाना, मिस मत करना। मैंने तुमको बोला दो टाइप की सरकारें होती हैं, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति जहाँ होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हेड ऑफ सरकार का हेड और देश का हेड एक आदमी नहीं होता। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सरकार का हेड और देश का हेड एक ही आदमी होगा। जैसे जो बिडेन, व्लादिमीर पुतिन, सरकार का भी हेड वही है, देश का हेड भी वही है। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। अब ये वर्ड तो तुमको रटने पड़ेंगे भाई, मैं तुमको कितना भी जाके ग्राउंड लेवल पे सिखा दूं, समझा दूं, पार्लियामेंट्री तो तुमको रटना ही पड़ेगा, है ना। अब ये यूके का सिस्टम है, ये यूएस का सिस्टम। हमारा गुलाम, हम किसके गुलाम थे? यूके के। तो हमने इनका कॉपी कर लिया। इंडिया में हमने क्या अपनाया? पार्लियामेंट्री। आगे बढ़े, भले बढ़े आगे। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन है, घर जाके चेक कर लेना। अब देखो हमने किसको अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कहां से लिया? यहां तक समझ में आया? इंडिया ने की। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आएगा, मतलब इंडिया हेड ऑफ स्टेट इज नॉट इक्वल टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, द्रौपदी मुर्मू इज नॉट इक्वल टू मोदी जी। मोदी जी लिख देते, नहीं तो तुम लोग बोलोगे नंगी सरकार आई है तो मोदी बोलने लग गए। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी अभी भी हैं, मोदी जी ही हैं, ठीक, मोदी जी, ठीक है। और ये है द्रौपदी मुर्मू, दीज आर नॉट इक्वल। ये क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किससे लिया? यूके से। अब देखो यूके में हेड ऑफ स्टेट कौन होता था? होता है क्वीन, सुना होगा, रानी होती है। और हेड गवर्नमेंट कौन है वहां का? प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक। डरो नहीं, ऋषि। वहां पे भी पीएम अलग है और अलग है। अब यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन थी? क्वीन। क्वीन कैसे आती है? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब वंश होना, क्या कहते हैं कि वंश में है ना, मैं रानी हूं तो मेरे बच्चे ही बनेंगे, है ना। ब्रिटेन में तो यही होता है, रॉयल फैमिली, है ना, एलिजाबेथ, फिर उसकी फैमिली। बस क्वीन के हाथ में कोई डायरेक्ट पावर नहीं है, वो काम किसके हिसाब से करेगी? पीएम के हिसाब से। बिजनेसमैन नहीं, पीएम भाई। अच्छा ऋषि सुना, मुझे लगा बिजनेसमैन के हिसाब से करेगी। पीएम, पीएम के हिसाब से करेगी, क्योंकि पीएम को किसने चुना है? जनता ने। अब उनके पास रानी थी। पहले देखो ब्रिटेन पे पहले राजा रानी रूल करते थे, तो जो उनके नोबल थे, जो उनके वजीर लोग थे, उन्होंने 1215 में बोला कि यार ये तुम जब सुबह उठते हो कभी भी किसी भी वजीर को हटा देते हो, तो सारे वजीर एक हो गए। मान लो मैं राजा हूँ, मेरे पास 50 वजीर हों, मैं जब चाहूँ उस वजीर का जो करना चाहूँ कर दूँ। एक दिन वो 50 वजीर इकट्ठा हो जाएं। और पहले घोड़े वोड़े कौन मेंटेन करता था? वजीर, सूबेदार। सारे सूबेदार एक हो गए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोबल्स। सारे नोबल्स एक हो गए। नोबल्स ने बोला यार ये कैसे राजा, तुम जब चाहते हो किसी भी दिन किसी को भी हटा देते हो, ऐसा करो कुछ ताकतें हमको दे दो, और नहीं तो हम दूसरी कंट्री में बोलेंगे कि तुम पे आक्रमण कर दे और तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। समझो बात को। मान लो ये मेरी सल्तनत है, मेरे पास 50 वजीर हैं, और तुम लोगों को मैं बहुत डांटता मारता पीटता रहता हूँ। एक दिन तुम सब इकट्ठे हो गए और तुम सब ने क्या कहा? तुम सब ने कहा कि देखो ऐसा करो, कुछ पावर हमें दे दो, हम तुम्हारी गद्दी नहीं छेड़ रहे, पर कुछ पावर दे दो। कैसी पावर? कि कोई कभी भी मुझे नहीं निकाल दोगे, निकालोगे तो कोई रीज़न दे के निकालोगे। राजा तो कुछ भी कर सकता था, तो उसने बोला कुछ रीज़न दे के निकालोगे, कुछ वजह से निकालोगे, और कुछ पावर्स हमें दे दो, और कुछ बाकी पावर अपने पास रखो। और ये कब हुआ? 1215 में। जो ये जो कागज़ नोबल लोगों ने साइन करवाया राजा से, यही कहलाया काटा।
बहुत ध्यान से रखना, ये मैं बहुत आगे इस पे क्वेश्चन आए, भी आगे पढ़ाऊंगा इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं। 1215 में ब्रिटेन के राजा ने अपने कुछ अधिकार अपने नोबल्स को दिए, सारे नहीं, कुछ। अब नोबल्स ने बोला अब हम तुम्हें राजा बनने देंगे। अब जब एक बार कुछ अधिकार दिए हैं तो एक होता है ना, उंगली पकड़ा दी अगर, तो आदमी धीरे धीरे क्या पकड़ लेगा, गला पकड़ लेगा। अब उसकी जो मर्जी, वो कहाँ क्या पकड़ना चाहता है। बस पहली बार अगर उंगली पकड़ा दी, अगर पहली बार उंगली पकड़ा दी तो फिर आगे ही बढ़ना है ना। तो 1215 में पहली बार कुछ राइट्स दे दिए। अब आज देखो 2020 में, 2024 में सारे राइट चले गए, लेकिन 800 साल लगे। समझ में आया। 1215 में एक मैग्ना कार्टा नाम का डॉक्यूमेंट बना। उस मैग्ना कार्टा में राइट्स अपने किसने सरेंडर किए, किंग ने, क्योंकि किंग को इन लोगों ने धमकी दे दी थी। है तो वो भी रंदी का बेचना तो है। अब जैसे मान लो मुझे इंपीरियल ब्लू बिचवानी है। इंपीरियल ब्लू क्या होती है, आईबी दारू होती है। रॉयल स्टैग बिचवानी है, आरएस, है ना। ब्लेंडर स्प्लाइट बिचवानी है, रेड लेबल बिचवानी है। टीवी पे वही ऐड आता है जिस टाइप का कस्टमर देख रहा होता है। टीवी पे ऑडी पॉडी का ऐड नहीं आता है। आरसीआरएस का ऐड आएगा, बीपी का ऐड आएगा। रेड लेबल और इन सब का ऐड नहीं आता, मंकी शोल्डर का। उसे पता है कि जो मंकी शोल्डर पी रहा है वो टीवी देख ही नहीं रहा है। सच है ये, सच है ये। तुम कभी नोटिस कर लेना। एक कंपनी है घड़ी की, रोलेक्स, रोलेक्स रोलेक्स महंगी घड़ी आती बहुत। रोलेक्स को तुमने कभी देखा है फुटबॉल क्रिकेट में प्रचार करते। हम लोगों को लगता है ना फुटबॉल कूल है। देखो, कुछ कंट्रियों पे फ्रेंच ने रूल किया, कुछ ने कुछ पे ब्रिटेन ने। जहाँ ब्रिटेन रूल कर गया वहाँ क्रिकेट खेला जाता है। वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब पे कौन रूल कर रहा था, ब्रिटेन। ब्रिटेन का नेशनल गेम क्या था, क्रिकेट, तो क्रिकेट चलता है। फ्रांस में चलता है फुटबॉल, चलता ब्रिटेन में भी फुटबॉल है, पर नेशनल गेम इनका ये था। फ्रांस में क्या चलता है, फुटबॉल। जहाँ जहाँ फ्रेंच ने रूल किया वहाँ वहाँ फुटबॉल चलती है। पूरा साउथ अमेरिका देखो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, पोर्चुगल तो इधर हो गया यूरोप में, वहाँ क्या चलता है, फुटबॉल। वहाँ रूल किया वहाँ फुटबॉल चल गई। तो जो जहाँ रूल किया उसको वैसी मेंटालिटी बनी। अब ये मैं बता क्यों रहा था तुमको, अब देखो हाँ रोलेक्स। अब रोलेक्स को पता है फुटबॉल आम आदमी देखता है, वहाँ का आम आदमी। जैसे यहाँ का आम आदमी ड्रीम 11 आईपीएल, वहाँ के ऐसे लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग, बार्कलेस प्रीमियर लीग देखते हैं। अधिकतर नल्ला आदमी देखता है। आईपीएल भी इंडिया में सैड लगेगा लेकिन रियलिटी है। किसके पास टाइम है यार 70-70 मैच देख ले, हर रोज 3 घंटे देख रहा, हर रोज, हर रोज। और जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैं तुमसे पूछो, अगर मान लो तुमने पूरा आईपीएल देखा हो, उससे क्या मिला, भूल भी गए होगे। अभी तुम देखो कुछ लोग वर्ल्ड कप में पागल हैं, शाम को वर्ल्ड कप देखेंगे, क्या मिलेगा उससे। फाइनल वाइनल देख लो, सेमीफाइनल देख लो, कोई बढ़िया मैच हो जाए देख लो, इंडिया पाकिस्तान टाइप देख लो, इंडिया अफगानिस्तान भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा। तो तुम कभी देखो ये जो बड़े महंगे ब्रांड्स होंगे, ये कभी रोलेक्स ना क्रिकेट में ऐड देता है ना फुटबॉल में। गोल्फ नाम का एक गेम होता है, गोल्फ में देगा। F1 फार्मूला 1 रेसिंग होती है गाड़ियों की, वहाँ देगा। जैसी जिसकी ऑडियंस वैसा वहाँ पे ऐड। लॉन टेनिस देखा, लॉन टेनिस, टेनिस खेल रहे होते हैं रॉजर फेडरर, नडाल, लॉन टेनिस, इस पे देगा क्योंकि उसकी ऑडियंस वहीं पे है। अब तुम बताओ ना, घड़ी, मुझे घड़ी अब मैं घड़ी डिटर्जेंट सोचूं कि पलाशियों में जाके बेचूं, कोई मतलब है। सबका जैसा ऑडियंस यार। अब तुम सोचो, मान लो कोई शो चल रहा है, जैसे कोई कोई सास बहू का टाइप शो आ रहा है, छोटी बहू वहू कुछ आ रहा है। अब छोटी बहू में ऑडी गार्ड चला के क्या मतलब है। छोटी बहू आएगा तो डिटर्जेंट ही का तो ऐड चलाएंगे, विम बार का चलाएंगे, डिटर्जेंट का चलाएंगे, मोर्टीन का चलाएंगे, अगरबत्ती का चलाएंगे, जो उस औरत की यूज़ का होगा।
जैसी ऑडियंस वैसा ऐड। अब देखो होता क्या है, इंपीरियल ब्लू, आरएस, अधिकतर मिडिल क्लास का ये दारू है। अरे भाई तभी 400-500 का आता है। अब जो दारू पीता है वो रोज पीता है। मैं तुम्हें समझाना कुछ और, वो तो सभी कर लेते हैं ना यार, कैसी किसकी ऑडियंस, समझ में आ रहा है। हाँ अब देखो, अब क्या होता है, देखो सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या है, ये आईबी है, हम कहाँ प्रचार करते हैं यार, आईबी है, आरएस है, आरसी है, चलो सुनते जाओ, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिकर बेच नहीं सकते, बच्चे भी टीवी देखते हैं, तो ऐसा करो म्यूजिक सीडी का ऐड चलाओ। तुमने देखा होगा इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज, मैन विल बी मैन, प्यार की राह, वो म्यूजिक सीडी थोड़ी बेच रहा होता है, उसको इंपीरियल ब्लू बेचनी है। किंगफिशर बियर आती किंगफिशर की, किंगफिशर सोडा का ऐड आएगा, सोडा में कोई दिक्कत नहीं है। विमल इलायची, रजनीगंधा की इलायची, पान पराग की इलायची, सब इलायची का ऐड क्यों कर रहे हैं। इलायची नहीं बेचनी, मसाला बेचना है। अब मसाला बेच नहीं सकते टीवी पे आके, सरकार नहीं बेचने देगी, बच्चे भी देखते हैं, तो वो क्या कहेगा, विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम, उसको इलायची नहीं बेचनी है, उसको बेचना है विमल का मसाला। अब वो डायरेक्ट मसाला बेच नहीं पाएगा, तो ऐसा करो इलायची बेचो। सबकी, तुम देखो सबकी इलायची आती है, रजनीगंधा की भी इलायची आती है। एक तुमने कंपनी सुनी होगी विल्स, इसकी सिगरेट आती है, मालबोरो। तुम 1996 के समय के क्रिकेट मैच देखो, टी शर्टों पे लिखा रहता था प्लेयर के विल्स। तो कभी कभी कंपनीज को अपना एक प्रोडक्ट ऐसा बेचना होता है जो प्रोहिबिटेड है एक तरीके से, तो वो क्या करती है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट के नाम आड़ में ये बेचती है। हमारा इसमें कौन सा प्रोडक्ट, जैसे हाँ किंगफिशर की देखो, पानी की बोतल जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन निकालता है, कहीं कहीं मिल जाती होगी। हाँ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर किंगफिशर, लेकिन उसका फोकस नहीं है पानी बेचने पे, उसको बेचनी बियर ही है, बस वो बेच रहा है पानी की आड़ में। क्यों, क्योंकि उसको किंगफिशर बियर का ऐड तो चला नहीं पाएगा, तो किंगफिशर पानी की बोतल का ऐड चलाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अच्छा किंगफिशर किंगफिशर। हेवर्ड्स 5000 सोडा, सोडा बेचता है हेवर्ड्स, क्या बेचता है हेवर्ड्स, बियर बेचता है। इसमें शर्मा क्या रहे हो भाई, बियर ईयर की बात करने से बियर पीने थोड़ी लगोगे, समझना तो है ही सारी चीज़ें। और बताओ, और इसका कोई, इसका और कोई एग्जांपल बताओ। बकार्डी म्यूजिक सीडीज, हाँ बकार्डी म्यूजिक सीडीज आती हैं। तुमने कभी आज तक इंपीरियल ब्लू की सीडी बिकते देखी है, और सीडी कौन खरीद रहा है भाई, कभी तुमने देखा सीडी, आज के ज़माने में सीडी खरीद रहा है कोई, पर वो ऐड किसका करता है, सीडी का, सीडी का ऐड करता है वो। तुम कभी नोटिस करना, सीडी जो डिस्क आती थी, अरे ये वाली सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका ऐड करता है। आजकल कौन खरीद रहा है, इसका उसको ऐड ही नहीं करना है, उसको तो इसकी आड़ में ये बेचना है, यही होता है। मालूम था तुम लोगों को ये चीज़, हाँ मालूम था, नहीं तभी तो मैं कह रहा हूँ ये सब तुमको यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएंगे वो अलग अलग जगह से पढ़ा देंगे, वो स्पेशली यही करता होगा। नहीं अभी नहीं, हमको मुझे काम करना है। चलो, क्या इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक समझ में आ गया, पक्का। आगे लिखो, इन इंडिया देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन इंडिया देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, a concept of liberty equality and fraternity। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मेरी क्लास मिस कैसे कर देते हो यार, मेरी क्लास मिस कैसे कर देता है कोई, मैं अपनी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, पर मिस नहीं करना चाहिए, मैं अपनी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह भी होता
और मुझे कोई ऐसे पढ़ाता तो मैं इसकी क्लास तो मिस नहीं करता। मैं दो चीज़ तो मैं मेरी क्लास में कम हर बार 2-3 चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा तुमको सिखाई देता हूँ। तो अगर तुमने मेरे से 100 क्लास की साल भर में, तो तुम 300 नई चीज़ जान जाओगे। हाँ, और मैं तुमको कभी ऐसे बोर करके तो पढ़ाता नहीं हूँ, उसका कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। तुम अभी जाना, आज से जो मैंने अभी तुम IB वाली चीज़ बताई है, सरोगेट एडवर्टीजमेंट, देखना तुम, वो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका उसको कोई लेना देना नहीं, किंगफिशर की पानी की बोतल, उसको कोई मतलब नहीं पानी बेचने से। आगे चलो, अब देखो इंडिया में ये 3 वर्ड्स और यूज़ होते हैं, ये प्रियम्बल में लिखे हैं। ये 3 वर्ड्स हमने कहाँ से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब तुम बोलोगे रेवोल्यूशन से क्यों ले रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर क्रांति करनी होगी देश में, तो तुम अलग अलग जगहों पे जो क्रांति हुई होगी और उस क्रांति से कुछ अच्छा निकला, मान लो जैसे एक क्रांति यहाँ इंडिया में हुई, तो अब हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हम देखेंगे ना दुनिया में कई जगह क्रांतियाँ हुई होंगी, है ना? तो हमने मान लो फ्रांस में कोई क्रांति हुई, क्रांति का मतलब राजा से पावर छीन ली, तो हमने फ्रांस की क्रांति से कुछ चीज़ें ले ली, ब्रिटेन से कुछ ले ली, मैं बताऊंगा किससे क्या लिया, US से कुछ ले लिया, सबसे कुछ कुछ लेते गए। फ्रांस से हमने ये 3 कॉन्सेप्ट, फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, इसका था जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ लोग गए और राजा को मारा तोड़ा और राजा से सारी पावर ले ली। राजा उस टाइम का इतना इनसेंसिटिव था, लोग बताते हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ, अच्छा एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, सरकार हमेशा जाती है जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई हमेशा, महंगाई जब देखो, पेट की लात सबसे खतरनाक लात होती है, क्योंकि ये सच है बात। इतना इनसेंसिटिव हो गई थी वहाँ सरकार, बताते हैं 89 में जब हटाया गया तो 87-88 से माहौल बनने लगा था, तो कुछ लोग रानी के घर पहुँचे, राजा के पास, कि भाई खाने को कुछ है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ दें। तो रानी बोलती है कि अगर इनके पास रोटी खाने को नहीं है तो ये लोग केक क्यों नहीं खा लेते? तुम समझो, ये बात सच है, तुम जाके पढ़ना आज। वो कहती इनके पास ब्रेड नहीं है, ब्रेड के लिए रो रहे हैं, तो केक क्यों नहीं खा ले रहे हैं? मतलब वो अपने पैलेस में रह रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट है बहुत, तुमने देखा होगा वर्ड बोलते हैं ना एरिस्टोक्रेट है, जैसे तुमने सुना होगा बहुत लाट साहब है, लाट साहब बोलते हैं ना, लाड, लाड कैसे आया होगा वर्ड, लाड, लाड साहब है, लाड साहब, लाड को हिंदी इंग्लिश में लिखो लॉर्ड। तो जो ब्रिटेन में बड़े पद पे लोग होते थे उनको लॉर्ड बोलते थे, तो लॉर्ड बोल नहीं पाते थे इंडियंस, लॉर्ड को कर दिया लॉर्ड। अब वही 4-10 पीढ़ी से चला आ रहा है, जब लॉर्ड आते थे तो बंद हो जाती थी लाइटें, लोग दरवाजे बंद कर लेते, यार लॉर्ड होता था, लॉर्ड अपने पास इतनी सारी सेना रखता था, तो डर होता था लॉर्ड का, तो लॉर्ड नहीं बोल पाते थे तो लॉर्ड, तो वहाँ से आके लॉर्ड साहब है। अभी तो देखो बोलते गवर्नर है क्या, क्योंकि गवर्नर की तुम देखो कोई पावर नहीं होती, पर ब्रिटिश के समय गवर्नर की पावर होती थी, गवर्नर कर रहा है। एक ऐसे वर्ड है लंबरदार, अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये सब अंग्रेज़ों के दिए वर्ड्स हैं, दरोगा, हाँ ये सब प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हम लोगों ने अपने हिसाब से कर लिए, जैसे लॉर्ड, कहते लॉर्ड साहब है, लॉर्ड साहब, लॉर्ड साहब, बहुत लॉर्ड साहब बन रहा है, लॉर्ड साहब कुछ होता ही नहीं है, लॉर्ड होता है, लॉर्ड से निकाला लॉर्ड। अब तुम समझो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, महंगाई बहुत बढ़ गई थी तो लोगों ने राजा को हटा दिया वहाँ से, और सारी पावर किसके हाथ में आ गई? जो लोगों ने लोग चुने हुए थे, चुने क्या थे, कुछ चुने, वो जैकोबिन क्लब था कोई, उसमें मत जाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी, फिर कभी कोर्स नहीं कवर होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 2 घंटे चलेगा। तो एक जैकोबिन क्लब था, वो लोग लड़ रहे थे किंग के अगेंस्ट, फाइनली किंग हटाया जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, मुझे घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, मुझे, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी, है ना, अपना कोई स्कूल चलाने की आज़ादी, कोई भी भाषा बोलने की आज़ादी। अभी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे कि इतनी सारी आज़ादी ये कहाँ से आई? फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
कि जो राज्य है वो धर्म पे, जाति पे, लिंग पे, आपकी जन्म स्थान पे कोई भेदभाव, इक्वालिटी। तीसरा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व। इसलिए तुम देखो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तुम इंडिया में भारत के नागरिक होते हो, तुम इंडिया में महाराष्ट्र के नागरिक, यूपी के नागरिक, बंगाल के नागरिक, बिहार के नागरिक नहीं होते। सिंगल सिटीजनशिप, चक दे इंडिया। पिक्चर में इतनी देखते ही नहीं हो, उसमें बताते हैं क्या? शाहरुख खान की बातें बहुत बताता है। चलो, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल का ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो गया है। 10 मिनट ब्रेक लेते हैं क्योंकि 11 बजे से क्लास है, एक दो बच्चे आ जाएंगे। ठीक, कोई टेंशन तो नहीं है? जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लेना। कहाँ तक बता चुका हूँ मैं पढ़ने को? तुमको समझ में आया देव? ये तुम्हारे लिए रेलिवेंट है? हाउ? हाँ, चलो मैं बाद में बात करूँगा। ये समझ में आया, लिबर्टी, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी? हाँ, बताऊंगा अभी यार, समय देंगे थोड़ा सा, 10 मिनट ब्रेक लेंगे। हैं? बहुत है, अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुमको 20-50 वर्ड। देखो दरोगा, यार देखो वो लोग क्या बोलते थे, सर्कल ऑफिसर होता था। अब मेरे को एकदम सही से नहीं ध्यान आ रहा है, तो डॉज 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 नाम पड़ता था ब्रिटेन में, तो डॉज बोलते थे। तो डॉज ये लोग बोल नहीं पाते थे, तो डॉज के इन लोगों ने बना ली दरोगा। जैसे एक चीज़ होती है वरांडा, वरांडा बना बरामदा। बरामदा वर्ड कहाँ से आया है? कि बरामदे में चले जाओ, बरामदा क्या होता है? वरांडा। ऐसे लंबरदार होता था। लंबरदार भी इन्होंने, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है कि ब्रिटिशर्स ने जो लोग लैंड वसूली करते किसानों से, उसको कोई लंबरदार वर्ड टाइप का नंबर दे देते, तो नाम नहीं बोल पाते, तो उसका नाम कर दिया लंबरदार, कि बहुत बड़ा लंबरदार है, दूसरों की जो बात करता है। अब लॉर्ड, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो ब्रिटेन की सरकार बोलती थी और ये बोल नहीं पाते थे, तो ये कॉपी कर लेते थे। अब कॉपी ये वैसे ही करते थे, वरांडा का बरामदा। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग पढ़ेंगे, तुमको समझ, कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब की टेंशन मत लो। ठीक, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11:10 से हम लोग जी के करेंगे। ठीक, चलो बाय। समझ में आया? पक्का? समझ में आया देव? तुमको आया उमाम? पक्का? अभी यूट्यूब चैनल खोलेंगे, तुम इस बार रिजल्ट निकालो और फिर मैं और तुम मिल के